सो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है ना। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 इज अबाउट द रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। ओके, तो रेवेन्यू कभी रिकॉग्नाइज करना है उसके बारे में हमने देखा था। उसके ऑब्जेक्टिव देखे थे, तीन तरीके से हम लोग रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड दूसरा यूज ऑफ एंटरप्राइजेस रिसोर्सेज। आर यस और नो? ओके, सो आज हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में सेल ऑफ गुड्स के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और तीसरा यूज ऑफ इंटरप्राइज रिसोर्सेज बाय अदर्स यील्डिंग इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टीज। ओके, ये सारी चीजें ये देखा था और ये भी देखा था कि ये स्टैंडर्ड कौन से बिजनेस के ऊपर अप्लाई नहीं होता। पहला कौन सा देखा सर? फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड वन इज हायर परचेस एंड लीज एग्रीमेंट, एंड तीसरा गवर्नमेंट ग्रांट्स, एंड लास्ट वाला इंश्योरेंस इन कंपनीज। वेरी गुड। ओके, सो टाइमिंग ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन हमने देखा, रेवेन्यू ये भी देखा, ये भी देखा। सेल ऑफ अप्रूवल आल्सो डन, गारंटेड सेल आल्सो डन, वारंटेड सेल आल्सो डन, कंसाइनमेंट सेल आल्सो डन, एंड स्पेशल ऑर्डर एंड शिपमेंट को देखा। आज इसके आगे देखने वाले हैं और पहला पॉइंट है क्या सर? सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिकेशन। सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिकेशन when the item delivered, यहाँ पे देखना, when item delivered vary in the value from period to period, the revenue should be recognized on the basis of the sale value of those item is delivered. When item is delivered do not vary in the value from period to period, the revenue should be recognized a straight line basis over a time. सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिकेशन, देखो कभी क्या होता है कि कुछ लोग पूरे साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं कोई गुड्स के लिए। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे मैं बोल सकता हूं कि एक गुड्स डिलीवर करने की एजेंसी है, या फॉर एग्जांपल एक मिल्क में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। ओके, तो आपने क्या किया बताया? आपने मेरे पास से एग्रीमेंट मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, आप ऑर्डर दोगे, मैं गुड्स डिलीवर करूंगा, मतलब मिल्क डिलीवर करूंगा। समझा? या ऐसी चीज जहां पे प्राइस फ्लक्चुएटिंग होती है, मतलब बार बार चेंज होती है। समझ में आ रहा है? ओके, ऐसी चीज, ऐसा प्रोडक्ट जिनकी प्राइस फ्लक्चुएटिंग है, बार बार उसकी प्राइस चेंज होती है, तो उस वक्त आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? मतलब फॉर एग्जांपल समझो आज आपने कोई क्वांटिटी, एक समझो ओनियन लेता हूं, चलो बेस्ट एग्जांपल, कि ओनियन का रेट क्या होता है सर? जैसे फ्लक्चुएटिंग, मतलब आज जो भाव होगा वो कल भाव होगा ऐसे गारंटेड नहीं है, वो चेंज भी हो सकता है। अरे ये सुनो, तो आज आपने ऑर्डर किया तो आज रेट अलग होगा। ओके, तो आपने क्या किया कि सर एक काम करो, साल भर का कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ करना, जितना ऑनियन हम लोग को लगे उतना ऑनियन आप प्रोवाइड करो। तो मैंने बोला ठीक है, चलेगा। समझा? तो जब भी मैं ऑनियन आपको डिलीवर्ड करूंगा, ओके, उस टाइम का रेट मुझे लेना है। जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या जब हम लोग बोलेंगे आज का भाव ऐसा 1 किलो 1 kg इज इक्वल टू 30 रुपीज, तो पूरे साल के लिए 1 kg तो 30 नहीं रहेगा। अरे गेट माय पॉइंट? ओके, जब भी ओनियन जब मैं डिलीवर करूंगा उस वक्त वो चार्जेस लगने वाले हैं। अरे गेट माय पॉइंट? अभी यहाँ पे जो है एक मैंने बेस्ट एग्जांपल लिया गुड्स का, और ये है सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिकेशंस। ओके, when items are delivered vary in the value from period to period, the revenue should be recognized on the basis of sale value of those item are delivered। मतलब कोई पब्लिकेशन के लिए भी, पब्लिकेशन मतलब बुक्स का पब्लिकेशन है, या कोई मैगजीन का पब्लिकेशन है, या पेपर का पब्लिकेशन है। समझ में आ रहा है? तो जब भी गुड्स आपको डिलीवर्ड हो जाएंगे उस वक्त जो वैल्यू में गुड्स का वैल्यू होगा वही वैल्यू आपको रेवेन्यू में काउंट करना है। मतलब जो पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो वैल्यू नहीं, जब गुड्स डिलीवर्ड करते समय जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज आपको करना है। when item delivered do not vary when item delivered do not vary in the value from period to period, then revenue should be recognized a straight line basis over a time। देखो ये दो चीजें हैं, यहाँ पे देखना सर, दो चीजें हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? when items deliver में जो चीज मैं आपको देने वाला हूं ना, वो एवरी मंथ अलग अलग आइटम्स हैं, सेम नहीं है सर। जो मतलब फॉर एग्जाम्पल 10 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी आइटम इज डिलीवर्ड इज वरी का मतलब है चेंज इन द वैल्यू फ्रॉम पीरियड टू पीरियड।
इस आइटम का जो जो डिलीवर करने वाला उसका वैल्यू हमेशा चेंज होता है पीरियड टू पीरियड, देन रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल वैल्यू ऑफ द आइटम इज, जो आइटम मैंने डिलीवर्ड किया है, जब मैं आइटम डिलीवर करूंगा तभी जाके वैल्यू रिकॉग्नाइज करें। और इधर क्या है, व्हेन आइटम इज डिलीवर्ड डू नॉट वरी, मतलब आइटम रिमेन सेम, मतलब एवरी मंथ 10 क्वांटिटी, ये समझता है? यहाँ पे एवरी मंथ क्वांटिटी को चेंज हो रहा है और यहाँ पे एवरी मंथ क्वांटिटी सेम है, तो आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन बेसिस पर सब जगह आपको रेट क्या पकड़ना है, सेम पकड़ना है। और जब क्वांटिटी डिफर होगा तो उस केस में जो वैल्यू डिलीवर्ड करते समय जो वैल्यू होगा वो वैल्यू हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। नेक्स्ट क्या है सर, इंस्टॉलमेंट सेल। द रेवेन्यू ऑफ द सेल प्राइस एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डेट ऑफ सेल। The interest should be recognized proportionately to the unpaid balance। देखो, जैसे आपने हायर परचेस में देखा था, हायर परचेस में हायर परचेसर और हायर वेंडर होता है, ये सर नो। हायर वेंडर मतलब कौन, जो गुड्स को बेचता है, सेलर। और हायर परचेसर मतलब कौन, जो गुड्स को खरीदता है, हायर वेंडर। और दूसरा कौन होता है, हायर परचेसर। ओके, यहां पे देखना। फॉर एग्जाम्पल समझो एक मोबाइल बाय करने के लिए आप मेरे पास आए। फॉर एग्जाम्पल समझो मोबाइल की कॉस्ट है 50,000। ओके, तो एक बंदा आया, बोला कि सर मुझे मोबाइल खरीदना है। बोला ठीक है, इसकी वैल्यू 50,000 रुपया है। बोला सर मेरे पास पैसा नहीं है फिलहाल लेने के लिए। तो बोले ठीक है, इंस्टॉलमेंट में ले। बोले इंस्टॉलमेंट से सर कितने में गिरेगा? बोले इंस्टॉलमेंट से इसकी वैल्यू बनेगी 55,000। कितनी बनेगी सर? 5,000 एक्स्ट्रा। हाँ, इंटरेस्ट। अरे ये सर नो। ओके, तू मोबाइल लेगा, यूज करेगा और मुझे पेमेंट इमीडिएटली नहीं देगा, थोड़े दिनों के बाद देने वाला है, तो 5,000 इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो 50,000 इज अ सेल वैल्यू ऑफ द मोबाइल, मतलब अभी का अभी मुझे पैसा दे रहा है 50,000, तो इंस्टॉलमेंट से पैसा दे रहा है, तो 5,000 बढ़ा के मतलब 55,000, मतलब 5,000 इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। जिन्होंने FY बीकॉम में अभी फिलहाल या FY बैफ में हायर परचेस ये टॉपिक लर्न किया रहेगा, तो आपको पता है वहां पे दो प्राइस होते हैं। एक होता है कैश प्राइस, क्या होता है सर, एंड दूसरा होता है हायर परचेस प्राइस। अरे ये सर नो, एक होता है कैश प्राइस और दूसरा कौन सा होता है, हायर परचेस प्राइस। कैश प्राइस का मतलब क्या, कैश प्राइस मतलब एक्चुअल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट या एक्चुअल प्राइस ऑफ द एसेट, एंड हायर परचेस प्राइस का मतलब है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। हेलो, मतलब कैश प्राइस 50,000, इंटरेस्ट 5,000, तो हायर परचेस प्राइस कितना हुआ, 55,000। समझ में आ रहा है? तो 5,000 जो एक्स्ट्रा ले रहा हूं वो मेरे लिए इंटरेस्ट है। आता मला सांगा, मैं सेलर हूं, तो मुझे मिलेगा 50,000 द अमाउंट ऑफ द मोबाइल एंड 5,000 इज ए इंटरेस्ट। तो मेरे लिए रेवेन्यू क्या है, मेरे लिए रेवेन्यू क्या रहेगा, तो मेरे लिए रेवेन्यू रहेगा 50,000, 5,000 आई कंसीडर इनकम, अदर इनकम। अरे मुझे होता इंटरेस्ट के लिए मैं मोबाइल बेच रहा हूं क्या, माई, समझ में आ रहा है? माई इंटेंशन इज नॉट टू अर्न द इंटरेस्ट, मेरा इंटेंशन है कि मोबाइल को बेचना है। अरे गेट इट माई पॉइंट? ओके, तो वो लोग जब भी बोलते हैं कि जब आप इंस्टॉलमेंट सेल करते हो, जब इंस्टॉलमेंट में कोई चीज आप देते हो और इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट भी कलेक्ट करते हो, तो इंटरेस्ट ही आपका अदर इनकम होगा, और जो मोबाइल की वैल्यू होगी वो आपका क्या रहेगा, बिजनेस इनकम, मतलब रेवेन्यू। अरे हेवी झालं का हे, समजलं? जिवंत आहे सगळेजण? ओके, हे क्लियर बेटा? इंस्टॉलमेंट सेल में ऑलवेज इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, याद रखना। कोई भी खुद का नुकसान करके कभी भी बेचता नहीं है, याद रखना। कोई भी खुद का नुकसान करके कभी बेचता नहीं है। ओके, सो ऑब्वियसली उसके साथ इंटरेस्ट भी कलेक्ट करता है सेलर, और जब इंटरेस्ट सेलर कलेक्ट करेगा तो इंटरेस्ट से अदर इनकम काउंट होगा, एंड द वैल्यू ऑफ मोबाइल इज कॉल्ड काउंट एज अ द रेवेन्यू। क्लियर? चल नेक्स्ट क्या, रेवेन्यू फ्रॉम रेंटिंग द सर्विस। सर गुड्स खत्म हो गया, अभी क्या करेंगे, सर्विस देखेंगे। सो मुझे तो गुड्स में हमने क्या क्या देखा बेटा, गुड्स में देखा ये कंडीशन, याद है क्या? ओके, क्या कंडीशन थे, तीन कंडीशन थे। पहला कंडीशन क्या था, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। वेरी गुड, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के साथ क्या क्या देना है, वेरी गुड, रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ ट्रांसफर करना। तीसरा क्या देखा हमने, सेकंड कंट्रोल, यस और नो। उस जब भी आप ट्रांसफर करोगे तो सेलर बायर के गुड्स के ऊपर कंट्रोल नहीं चाहिए। और तीसरा क्या आप देखा, सर्टेनिटी ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, ये सर पैसा मिलना चाहिए, उसकी सर्टेनिटी चाहिए। जहां पे अनसर्टेनिटी होगी तो वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज
नहीं होगा। अरे यस और नो। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे कि आपने गुड्स डिलीवर्ड किया, आप गुड्स डिलीवर करने के रेडी हो, पर बायर बोल रहा है कि नहीं मुझे अभी गुड्स खरीदने नहीं, अभी गुड्स तेरे पास ही रखो, जब भी मुझे वक्त आएगा तभी लेके जाऊंगा, तो भी उसको क्या मानना है सर? रेवेन्यू मानना है। क्लियर? भले वो आपके कंट्रोल में है। उसके बाद हमने देखा इंस्टॉलेशन एंड इंस्पेक्शन। जब तक आप बायर के प्लेस में जाके उस प्रोडक्ट को इंस्टॉल नहीं करते या बायर ओके नहीं बोलता, इंस्पेक्ट नहीं करता, तब तक उसको सेल नहीं माना जाएगा। उसके बाद हमने देखा सेल ऑफ अप्रूवल। जब तक आप गुड्स बेचे हुए सेल और अप्रूवल बेसिस के ऊपर, जब तक बायर अप्रूवल नहीं देगा तब तक उसको सेल नहीं माना जाएगा। फिर गारंटीड ऑफ सेल। गारंटीड ऑफ सेल में एक्सपायरी ऑफ टाइम देखना है। जब भी टाइम खत्म हो जाएगा, मैं बोलूंगा 10 दिन की गारंटी देता हूँ, 10 दिन के बाद कुछ नहीं हुआ कि 10 दिन से पहले कुछ हुआ तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, नहीं तो पैसा देना पड़ेगा। पर 10 दिन के बाद कुछ भी नहीं हुआ तो यू रिकॉग्नाइज एज अ रेवेन्यू। सर वारंटी ऑफ सेल, जब भी आप गुड्स को सेल करोगे तभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, पर वारंटी ऑफ सेल में आपको प्रोविजनल सर्विस करना है। मैंने बोला कॉलेज ये सर्विस सेंटर्स। क्लियर? उसके बाद हमने बोला कंसाइनमेंट ऑफ सेल। कंसाइनमेंट सेल में एजेंट होता है, कंसाइनर एंड कंसाइनी। तो जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजेगा एजेंट को, तो भी उसको सेल नहीं माना जाएगा। सेल कभी माना जाएगा जब थर्ड पार्टी कंसाइनी के पास से गुड्स को खरीदेगा। यस और नो? ओके। जब स्पेशल ऑर्डर एंड शिपमेंट, जब भी आप गुड्स एक्सपोर्ट करोगे, ओके, उस केस में जब भी गुड्स रेडी टू सेल, मतलब डिलीवर्ड करने के लिए गुड्स रेडी है, भले वो शिपमेंट बाद में पहुंचने वाली है, पर गुड्स रेडी है डिलीवर्ड करने के लिए, तभी हम लोग उसको रेवेन्यू मानेंगे। अरे यस और नो? ओके। इंस्टॉलमेंट सेल भी मैंने डिस्कस किया आज भी। तो आज नेक्स्ट हमारा लेवल है रेवेन्यू फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। रेवेन्यू फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो व्हाट इज अ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज? रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एक्चुअली होता क्या है? यस और नो? चलो देखते हैं रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज होता क्या है। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज मतलब क्या? सर्विस देना। अभी मैं क्या दे रहा हूं आपको? इसको बोलते हैं रेंडरिंग ऑफ सर्विस। मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। Revenue from rendering of services is generally recognized as a service is performed, service performed, and this performance of service is measured in the following two methods. Okay? अभी मैं मुझे तो सर्विस ये कैसे होता है? सर्विस पे परफॉर्म, आपको मुझे पैसा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है तो आपके सामने मुझे डांस करना पड़ेगा। अभी जो कर रहा हूँ, अरे ये सर मतलब बोलना पड़ेगा, पर सर्विस देना पड़ेगा, तभी जाके रेवेन्यू को क्या कर सकता हूँ मैं? रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। समझो आप आ गए पर मैंने यहाँ पे डांस नहीं किया तो पैसा वापस देना पड़ेगा। अरे गेट इट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? ओके। तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस होता है। सर्विस का पैसा रिकॉग्नाइज किया जाता है परफॉर्मेंस बेस्ड। आप सीए के पास जाओगे, सीए आपको एडवाइस देगा तभी आप उसको पैसा दोगे। अरे ये सुनो, आपने पैसा दिया और सीए ने एडवाइस नहीं दिया तो सीए को पैसा वापस देना पड़ेगा। आप लॉयर के पास गए, ओके, अब लॉयर को आपने एडवांस पेमेंट किया पर लॉयर ने आपको सर्विस ही नहीं दिया या गाइड ही नहीं किया तो लॉयर को वापस पैसा रिटर्न देना पड़ेगा। ये और नो? समझा? तो सर्विस ऑलवेज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाता है परफॉर्मेंस बेस्ड। पर यहाँ पे दो मेथड से हम लोग रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। एक होगा कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड एंड दूसरा होगा प्रपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। कौन सा बोला? जोर से बोलो। कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड और दूसरा कौन सा है? प्रपोर्शन कंप्लीट। ओके, तो पहले देखते हैं कंप्लीट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड। सी है, मुझे बताओ, जब भी आप एफवाई बीकॉम में एडमिशन आपने लिया तभी आपने एफवाई बीकॉम, एफवाई बैक, पीएमएस व्हाटएवर इट इज, राइट? जब भी आपने एडमिशन लिया तभी आपने बताया ना कि फीस कितना है? क्या डायरेक्ट आके बैठे आप? नहीं, आप काउंसलिंग किया, आपने अंडरस्टैंड किया, आपने सोचा कि मेरे लिए अफोर्डेबल है, नॉन अफोर्डेबल है, पास्ट परफॉर्मेंस देख के आपने एडमिशन ले ली। यस और नो? कुछ लोगों ने जब भी एडमिशन लिया उसी वक्त सारा पेमेंट किया कि नहीं किया? ओके। कुछ स्टूडेंट ने इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर ऑप्शन लिया। यस और नो? ओके। अभी सवाल मुझे ये पैदा होता है कि समझो एक बंदा है, एक स्टूडेंट है, उसने पूरा 15,000 रुपया मुझे दे दिया, मतलब ये साल का सर फी ले लो पूरा, एफवाई बीकॉम, एफवाई बैक, एफवाई बीएमएस का व्हाटएवर इट इज जो आपकी फीस है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं 15,000 का, राइट? अभी मेरे हाथ में 15,000 आ गया तो ये 15,000 मैं रेवेन्यू कभी रिकॉग्नाइज करूं? कभी मैं उसको बोलूंगा ये सी मेरा इनकम झेपते? तो कुछ लोग बोले सर पैसा मिला ना, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो। अरे नहीं, ऐसे कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे दो मेथड है। एक होता है कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड। मतलब क्या? जब भी आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा
उस वक्त मुझे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ते जाएगा उस तरीके से मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा। दूसरा ऑप्शन कैसे करूं? दो मेथड है, एक तो कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा क्या लिखा है? प्रोपोर्शनेट बेसिस। सो कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक बार रीड करते हैं। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड when the service is about to be completed. Service is about to be completed and no significance of uncertainty exist about the collection of the amount of service charge. बहुत अच्छा लिखा हुआ है। वो लोग बोलते हैं, वो लोग मतलब कौन? AS9, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे ओनली लफ्ज है, बाकी सब मटेरियल AS9 का है, समझा? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बोलता है कि जो सर्विस देने वाले हैं, जो सर्विस परफॉर्म करते हैं, वहां से जो रेवेन्यू कमाते हैं, तो वो लोग रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? एक तो कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पूरा काम खत्म करो और पूरा काम खत्म करने के बाद आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो। मतलब 15,000 रुपए जो मिलने वाला है या मिला है, ये तो रेवेन्यू कभी बोलेगा? जब भी आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाए या अबाउट टू बी कंप्लीशन, मतलब क्या कि अभी वो कोर्स खत्म होने वाला है। अरे नहीं समझा? ओके, मतलब कोर्स अभी खत्म होने वाला, मैं मैक्सिमम मेरा सिलेबस 90% सिलेबस ओवर, इसके बाद 10% तो खत्म करूंगा ना मैं बेटा। अरे यस और नो? तो मेरा सिलेबस 90% खत्म हो गया, तो यस अभी आप रेवेन्यू को क्या कर सकते हो? रिकॉग्नाइज कर सकते हो। या रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कभी नहीं करना है। ओके, फॉर एग्जांपल एक बंदे को, एक स्टूडेंट को मैंने सिखाया, समझा? लेक्चर में बैठ रहा है, ओके, बोले सर देता हूँ ना, फिर पहले कोर्स को कंप्लीट करो, ऐसे बोल रहा है मुझे। बोला ठीक है चलेगा, ओके। तो बोला आज लाया फी तूने? बोला नहीं सर, नेक्स्ट मंथ पूछा, लाया फी तूने? नहीं सर, नेक्स्ट मंथ। ऐसे करते 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 फरवरी आ गया। अरे समझते हैं? और मार्च में मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, समझते हैं? अभी तक ये भाई ने पैसा दिया नहीं। समझ में आ रहा है? कोर्स इज कंप्लीटेड तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। यस सर, बट सर मार्च के बाद जैसा कोर्स खत्म हो गया, नेक्स्ट डे से उसने मोबाइल को स्विच ऑफ रखा। मैं फोन कर रहा हूं तो फोन नहीं लग रहा है। वो बंदा बोलता है साला 15,000 पे करने से अच्छा काम करता हूँ, 15,000 का नया मोबाइल ही लेता हूँ। समझ में आ रहा है? तो उसने मुझे पैसा ही नहीं दिया। या मुझे ऐसे लग रहा है अनसर्टेनिटी, ऐसी अनसर्टेनिटी है कि अब ये पैसा, भले कोर्स कंप्लीट हुआ तो मुझे पैसा नहीं मिला, तो डोंट रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। समझा? तो रेवेन्यू में कभी रिकॉग्नाइज करूंगा एक तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद, पर जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा पर पैसा अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो सर्टेनिटी होनी चाहिए कि वो बंदा आपको पैसा देने वाला है। सर ऐसे क्यों लिखा है? अरे सर समझो ऐसे नहीं लिखा होता तो बहुत सारे बैड डेब्ट्स के एडजस्टमेंट आते हैं। मैं समझ लो अनसर्टेनिटी है तो भी मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा, तो क्या हो जाएगा पता है? दो चीजें प्रॉब्लम होने वाली है। अनसर्टेनिटी है मतलब मुझे पता है कि ये पैसा नहीं देगा, मुझे पता है, तो भी मैंने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया, मतलब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया मतलब सेल को माना। ओके, जैसे आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे वहां पे जीएसटी भाग के आएगा। जीएसटी बोलेगा अरे तूने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करा, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया आपने, तो यस अभी इसके ऊपर क्या पे कर? जीएसटी पे कर। मैंने बोला कि सर मुझे अभी तक पैसा मिला नहीं है, तो जीएसटी लॉ बोलता है तुझे पैसा मिलने दो या ना मिलने दो। जब भी आप तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करता है तो उस वक्त तुझे क्या पे करना पड़ेगा? जीएसटी। तो मुझे उस फीस के ऊपर जो पैसा मुझे मिलने वाला नहीं है तो भी मैंने उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया, तो उस पैसे के ऊपर मुझे 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट। अरे झिपता है, मतलब खाया पिया कुछ नहीं और गवर्नमेंट को टैक्स पे करके बेटा, नहीं समझ लो? ओके, और वो बंदे को फोन करो, बंदा फोन नहीं उठा रहा, मतलब मेरे जेब से, मुझे कुछ मिला ही नहीं, उसका जीएसटी मेरे जेब से मैंने पे किया। एक क्लियर बेटा? तो रेवेन्यू का भी रिकॉग्नाइज करना होता है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद, और जब भी आपको गारंटी है कि उसके पास से पेमेंट रिसीव होने वाला है, उस वक्त आपको रेवेन्यू को क्या करना है? रिकॉग्नाइज करना है। क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा मेथड है? प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड।
The revenue should be recognized under this method will be determined on the basis of contract value, associate cost, number of the acts and other suitable basis. Normally हम लोग जो है ना, मतलब मैं भी जो इनकम रिकॉग्नाइज करते हैं सर्विस इंडस्ट्री है ना, तो वी नॉट गोइंग फॉर दिस मेथड. कौन सा? कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट. हम लोग जाते हैं इस मेथड से, प्रपोज्ड. जितना जितना सिलेबस खत्म होते जाएगा, मतलब हम लोग बोलते हैं ना, अरे 40% सिलेबस इज ओवर, 60% ओवर, 70% ओवर, 80% ओवर, 90% ओवर. तो जैसे जैसे सिलेबस खत्म होते जाएगा उसी तरीके से रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते जाएंगे. मतलब 10,000 का फी है और मैंने समझो 60% सिलेबस खत्म किया, तो 10,000 का 60%, तो 6,000 आई कंसिडर एज रेवेन्यू एंड 4,000 लायबिलिटी. अभी भी पढ़ाना बाकी है, समझ में आ रहा है? जब 80% सिलेबस खत्म हो जाएगा तो 10,000 का 80%, 8,000 रेवेन्यू में दिखाऊंगा, बाकी 2,000 कंसिडर एज लायबिलिटी. अरे जेबता है. ओके, उसको कौन से मेथड बोलते हैं? प्रपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड. कितने मेथड है टोटल? अरे जोर से बोलना. 2 मेथड्स. कौन से? एक है कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड और दूसरा किसके लिए? गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए. किसके लिए सर? सर्विसेज के लिए. वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट पार्ट के पास जाएंगे. नेक्स्ट पार्ट क्या है देखो. नॉर्म्स फॉर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विस अंडर द स्पेशल कंडीशन एज फॉलोज. पहला दिख रहा है आपको? दिख रहा है. एडवर्टाइजिंग एंड इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन. द एडवर्टाइजिंग कमीशन इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एडवर्टाइजिंग अपीयर फ्रॉम द पब्लिक, and for insurance agency the commission on the effective commencement or the renewal date of the policy respectively. अभी ये जो कंडीशन बोला है, ये जो हम लोग अभी बात करने वाले हैं, वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है. पहला, एडवर्टाइजिंग कंपनी जो होती है, एडवर्टाइजिंग कंपनी क्या करती है? एड को दिखाती है. एड को बनाना और एड को शो करना, ये इनका काम है. समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल समझो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है और मैं कहूँगा एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एग्जांपल हम लोग देंगे. समझो मुझे एक ऐड करने के लिए आया, मतलब मैं ऐड एजेंसी वाला हूँ, राइट? तो मुझे एक ऐड करना है, एक बात सोप का. ओके, तो मैं क्या करूँगा? तो उस कंपनी के फीचर्स लिखूंगा कि वो आपके इस सोप में क्या है, ओके, क्या बेनिफिट देगा कस्टमर को, और उस हिसाब से मैंने ऐड को प्रिपेयर किया. ओके, तो ऑब्वियसली जब मैं ये ऐड लेता हूं तो सामने वाले बंदे को बोलता हूं ना कितना खर्चा आएगा, यस और नो. तो मैंने बोला देख, ऐड बनाना, एक्ट्रेस को पैसा देना और टेलीविजन के ऊपर ब्रॉडकास्ट करना, इसका पूरा खर्चा आने वाला है अराउंड 80 लाख रुपए. कितना? 80 लाख रुपीस. क्लियर? तो उस बंदे ने बोला डन सर. उसने मुझे 80 लाख रुपए दिया, ये ले लो सर 80 लाख. अभी ये जो 80 लाख है मुझे पैसा मिला, इधर सेल्स, हेलो यस और नो, तो और सर्विस दिया मैंने उसको, तो 80 लाख रुपया मैं इमीडिएटली रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करूं? नहीं. तो 80 लाख रेवेन्यू को कभी रिकॉग्नाइज करना है जब भी ये एड पब्लिक के सामने आएगी. क्या लिखा है? रीड कर यहाँ पे. एडवर्टाइजिंग कमीशन इज रिकॉग्नाइज व्हेन द एडवर्टीजमेंट अपीयर बिफोर द पब्लिक. समझ में आ रहा है? एंड इंश्योरेंस एजेंसी वाला कमीशन कभी रिकॉर्ड करेगा? सो इंश्योरेंस कंपनी वाला रिकॉर्ड करेगा जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी उसका स्टार्ट होगा. ओके, और ये कमीशन है, एडवर्टाइजिंग कमीशन एंड इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन. तो जब भी एडवर्टाइजिंग पब्लिक के सामने आने से पहले आपको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है. और कमीशन के लिए क्या बोला है? जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी चालू होगा या रिन्यू होगा उससे पहले आपको कमीशन को रिकॉग्नाइज करना है. नेक्स्ट, फाइनेंशियल सर्विस कमीशन. Generally, commission is charged, arrange or granting the loan or other facility should be recognized when the loan is sanctioned and accepted by the borrower. याद रखिए. फॉर एग्जाम्पल, नाम लेता हूँ, नाम से बहुत अच्छा होता है. तेरा नाम क्या बेटा? ज्योति, राइट? ज्योति. और यहाँ पे एक बैंक है HDFC बैंक. कौन सी बैंक? और ज्योति एक बोरोवर है, ज्योति को एक घर लेना है, प्रॉपर्टी लेना है, राइट? तो ज्योति गई बिल्डर के पास और बोली ज्योति की बिल्डर ने प्रॉपर्टी दिखाया, ज्योति को अच्छा लगा. अभी पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1,50,00,000. ज्योति बोलते हैं इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है. तो बिल्डर बोलता डोंट वरी, ओके, बैंक से लोन करेंगे.
आप एवरी मंथ बैंक को क्या पे करना, ईएमआई पे करना। ज्योति बोले डन, राइट। अभी ज्योति बोलते सर अभी फिर कौन से बैंक में जाऊं, तो बिल्डर बोलते एक काम कर, एक एजेंट है, मैं वो एजेंट, राइट। सो एजेंट के पास है। एजेंट कोई बैंक का एजेंट होता है नहीं, ये जो एजेंट होता है ये सब बैंक के साथ उसका टाइप होता है। तो मैं ज्योति को मिलूंगा, ज्योति के रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करूंगा और ज्योति का बोलूंगा एक काम कर, तेरे सारे डॉक्यूमेंट मुझे सबमिट कर, क्लियर, मुझे दे दे ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है। अभी ये एजेंट क्या करेगा, एजेंट एक बैंक में एप्लीकेशन नहीं देगा, ये एजेंट बोलेगा एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, पंजाब नेशनल, समझ में आ रहा है, तो सारे बैंक में एप्लीकेशन देगा, मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ ज्योति मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि ज्योति को टाइम नहीं है, नहीं समझा, तो मैं काम कर रहा हूं, मैं सारे बैंक में जाकर मिलेगा लोन, मिलेगा लोन, मिलेगा लोन पूछूंगा। समझो एक बैंक ने बोला एचडीएफसी बैंक, डन डन मिलेगा, अच्छा डन, तो मैं बोलूंगा एक काम करो, आपका एक आदमी लाओ, ज्योति तू आके बैठ, मैं भी बैठूंगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है, और सारे कॉन्ट्रैक्ट हम लोग डिटेल में चेक करेंगे। ये क्लियर बेटा? ओके। सो जो एचडीएफसी बैंक वाला होगा वो भी चेक करेगा, अच्छा डॉक्यूमेंट करेक्ट है, ज्योति को बोलो ज्योति एचडीएफसी बैंक से हम लोग लोन कर रहे हैं, चलेगा तुझे, ज्योति बोले डन, ओके। ज्योति के पास से कोई कमीशन लेने वाला नहीं है, बैंक को बोलूंगा बैंक मुझे कमीशन दे, बैंक को कमीशन देगी, अरे गिरायक लाया ना मैंने, हेलो, अरे बैंक का लोन देने का काम है, पर मुझे गिरायक ऐसा चाहिए जो इलिजिबल है, लोन तो सबको चाहिए, अरे गेट इट माय पॉइंट, पर बैंक को क्या चाहिए सर, एलिजिबल कॅन्डिडेट, नाही समजलं, लोन मागायला तर खूप जण येतात, पण मला एलिजिबल कॅन्डिडेट पाहिजे, आणि तो जो एजंट असतो ना तो एलिजिबल कैंडिडेट शोधून शोधून आणतो, मतलब बैंक को प्रपोजल डालने से पहले वो पूरा डॉक्यूमेंट चेक करता है, समझला, तो बैंक बोले ठीक है ये चल, इस कितने का लोन किया, 1,50,00,000 का लोन किया, तो उसके ऊपर 0.01% कमिशन तेरा, ये ले 1.5 लाख रुपया, आता मला 1.5 लाख रुपये मिळाले, 1,50,000, तो मैं कमीशन कभी रिकॉर्ड करूँ, ओके। वो यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है सर, जनरली कमीशन इज चार्ज अरेंजिंग, उसके बाद ग्रांटिंग लोन एंड अदर फैसिलिटी शुड बी रिकॉग्नाइज व्हेन द लोन इज सैंक्शन। कौन करेगा, एचडीएफसी बैंक सैंक्शन करेगा लोन को, और लोन सैंक्शन करने के बाद ये जो बोरोवर है वो उसने भी एक्सेप्ट करना चाहिए, ओके। जब लोन सैंक्शन होगा, बोरोवर एक्सेप्ट होगा, तभी जाके मैं रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करूंगा। एक क्लियर बेटा? मैं समझा असं पण होऊ शकतं, लोन सैंक्शन हुआ पर ज्योति अभी हाथ ऊपर कर रही है, मुझे नहीं चाहिए मुझे लोन, ओके। तो बैंक बोलेगा अरे कौन सा क्लाइंट लाया तूने, लोन सैंक्शन किया, 1,50,00,000 अभी देने का, चेक देने के लिए रेडी हो, तो ज्योति बोलते नहीं चाहिए, तो बैंक क्या बोलेगी, दे कमीशन दिया था रिटर्न दे, और यस और नो, इसलिए दो कंडीशन बोला है, जब तक लोन सैंक्शन नहीं होता एंड जब तक बोरोवर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक कमीशन को रिकॉग्नाइज नहीं करना। ये क्लियर बेटा? चलो नेक्स्ट क्या है, एडमिशन फीस, रेवेन्यू फ्रॉम द आर्टिस्ट परफॉर्मेंस, बैंक्वेट एंड अदर स्पेशल इवेंट should be recognized when event is take place। क्या बताइए आपको, ये तो पता, थिएटर मतलब नाटक करते पता है ना, थिएटर होता है, समझो एक नाटक है, एक थिएटर में एक एक्ट चालू है, तो आपने प्री एडवांस उसका बुकिंग किया, समझा, फेमस नाटक है राइट, आपने उसका प्री बुकिंग किया, बोला आप देखने के लिए जाएंगे, या फिल्म देखने के लिए जाएंगे, व्हाटएवर इट इज, आपने प्री बुकिंग किया, और आपके सबके पास से मैंने एडवांस ले लिया, समझ लगा श्रावणी? सो अभी ये नाटक होगा तभी आप खुश होगे, बराबर, पर प्रॉब्लम क्या हुआ पता है, आज जो एक्टर्स परफॉर्म करने वाले थे उसमें से 2-3 एक्टर बीमार है, ओके, और आज स्टेज परफॉर्मेंस वो लोग नहीं कर सकते, और आप सब लोग हॉल के बाहर आ गए, और छोड़ो अंदर, और मैंने ऐसे बोलूंगा कि आज का शो कैंसिल, तो आप क्या बोलोगे? एक 2-3 गालियां तो खानी पड़ेगी, वो छोड़ के, वो तो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते यस और नो, वो छोड़ दो, पर जब मैं बोलूंगा शो कैंसिल, तो आप क्या बोलोगे? सर हमारे पैसे का क्या, मुझे पैसा क्या करना पड़ेगा, रिफंड देना पड़ेगा, अरे यस और नो। सो एडमिशन फीस का मतलब ये नहीं क्लासेस की एडमिशन फीस भरती,
वो नहीं, एडमिशन टू द इवेंट, ये समझा? या कोई मैच की आपने टिकट निकाली और वो मैच ही कैंसिल हो गई, ओके? सो मैच देखने के लिए जाने वाले थे, आपने ऑनलाइन बुकिंग किया, पेमेंट कर दिया, तो वो लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करते जब तक वो मैच नहीं होती। नहीं तो क्या खाओगे पियोगे और बाद में कैंसिल हो गया तो रिटर्न देने के लिए कुछ नहीं रहेगा, मार खाओगे सर। अरे सर ओके, इसलिए जब तक इवेंट नहीं होता तब तक रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करना। नेक्स्ट क्या है सर? ट्यूशन फीस। द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज ओवर अ पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने ट्यूशन फीस के बारे में पहले बोला था, प्रोपोर्शनेट बेसिस, जैसे जैसे आपका सिलेबस खत्म होएगा उस तरीके से रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो। एंड द लास्ट, entrance and membership fees. Entrance fees are generally capitalized and the membership fee should be recognized systematically and rational basis having a regard the time and nature of the services provided. मतलब कभी जिम की मेंबरशिप फीस होती है ना, ओके? तो उसमें वो लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं प्रोपोर्शनल बेसिस, जैसे जैसे आप उसका सर्विस लेते जाओगे उस तरीके से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होते जाएगा। क्लियर बेटा? ओके, तो यहाँ पे स्पेशल नॉर्म्स हमने देखे एडवर्टाइजिंग के लिए। मतलब एडवर्टाइजिंग के लिए क्या, एडवर्टाइजिंग कमीशन कभी रिकॉर्ड करेंगे बिफोर, क्या लिखा है? एडवर्टाइजिंग अपेयर बिफोर पब्लिक, पब्लिक के सामने एडवर्टाइजिंग आने से पहले आपको एडवर्टाइजिंग कमीशन रिकॉग्नाइज करना है। दूसरा, इंश्योरेंस एजेंट कभी कमीशन रिकॉग्नाइज करेगा जब पॉलिसी कमेंस होगा, इंश्योरेंस चालू होगा, या रिन्यूअल मतलब LIC होता है, हर एवरी ईयर आपको पेमेंट करना पड़ता है प्रीमियम का, मेडिक्लेम का एवरी ईयर पेमेंट करना पड़ता है। जब भी पॉलिसी रिन्यू होगा तभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो, फिर जब भी पॉलिसी स्टार्ट होगा तभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो। दूसरा क्या देखा हमने? फाइनेंशियल सर्विस कमीशन, वो एजेंट, समझा? तो जब भी लोन सैंक्शन होगा और बोरोवर एक्सेप्ट करेगा तभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। एंड नेक्स्ट क्या है? एडमिशन फी, जब भी इवेंट परफॉर्म्ड होगा तभी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। नेक्स्ट क्या है? ट्यूशन फीस, जैसे जैसे सिलेबस प्रोपोर्शनल बेसिस के ऊपर खत्म होगा उस तरीके से ट्यूशन फीस को रिकॉग्नाइज करना। मेंबरशिप एंड ट्यूशन फीस रिमेन सेम। नेक्स्ट क्या है? बोलो। सम स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। स्पेशल ट्रीटमेंट, पहला कौन सा स्पेशल ट्रीटमेंट? रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट। मुझे बताओ सर, याद है 12th स्टैंडर्ड में हमने एक एडजस्टमेंट किया था, ट्रायल बैलेंस में है 18% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सो 18% गवर्नमेंट बॉन्ड्स इज पोस्टेड टू बैलेंस शीट असेट साइड, इज इन्वेस्टमेंट, ओके? और उसके नीचे ना डेट लिखा होता था, फिर सर चिल्लाते थे हिडन एडजस्टमेंट, कोई परसेंटेज और नीचे ब्रैकेट में कुछ चीजें दिखेगी ट्रायल बैलेंस में, तो वो कौन सी एडजस्टमेंट है? हिडन एडजस्टमेंट। और वहां पे डेट लिखा है, समझो 1 जून 2020, क्या लिखा है? 18% इन्वेस्टमेंट 1 जून 2018, सॉरी 1 जून 2020, और ट्रायल बैलेंस हमारा एंड हो रहा है 31 मार्च 2021। ये 12th में थोड़ा सा प्रिपरेशन किया था ना? पक्का ना? तारे जमीन पर नहीं है ना? है ना, ऊपर ही है ना? हाँ, चलो देखो आप, 18% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऐसे लिखा है और नीचे ब्रैकेट में लिखा है 1 जून 2020, ऊपर ईयर एंड है 31 मार्च 2021। तो सर क्या बोलते थे, चलो 1 जून से हमने इन्वेस्टमेंट किया है, सो जून से हम लोग काउंट करेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहां तक कैलेंडर कंप्लीट आता है, इसलिए बोलने का नहीं बात। मार्च को एंड हो रहा है, तो कितने मंथ के लिए? सो 10 मंथ के लिए हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। सो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 18% मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12, वहां पर इंटरेस्ट काढायचं ना? मग बोलायचं आपण दिस इंटरेस्ट आउटस्टँडिंग, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट असेट साइड इंटरेस्ट रिसीवेबल, करते ते याद आहे? अच्छा सर, मग तिकडे आपण प्रपोर्शनेट बेसिस वरती इंटरेस्ट कैलकुलेट करायचं। प्रपोर्शनेट बेसिस मतलब 10 महीने का इंटरेस्ट, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेके ईयर एंड। अरे बरोबर ना? ओके, ये हम लोग क्यों करते थे? देखो क्या लिखा है, रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट क्या लिखा है?
revenue from interest should be recognized on the basis of टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस. टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस से आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है. अरे समजता है? ओके. ऍक्च्युली तुम्हाला काय समजलंच नाहीये, मी तुम्हाला सांगतो. बघा समजलं म्हणजे फक्त तुम्ही हा 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 यावर देख नहीं कह रहे. इधर देखो सियर. बघूया तुम्हाला किती समजलं आणि तुम्ही किती हुशार आहात. समजेल मला आता. 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में मैंने इन्वेस्टमेंट किया. 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में मैंने इन्वेस्टमेंट किया. क्लियर. अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी 10 लाख. आप कैलसी यूज कर सकते हो. Hmm. 10 lakh rupees is the investment amount. इंटरेस्ट ड्यू देखो बराबर से देखो. इंटरेस्ट ड्यू 30th September and 31st March. हाँ, इंटरेस्ट ड्यू ऑन 30th September and 31st March. हमारा ईयर एंड है 31st March 2021. देखो रुको रुको यहाँ पे रुको पहले देखो. ओके. सो मुझे बताओ फाइनेंशियल ईयर और ये मैंने यहाँ पर लिखा है और एक डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट. डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1st July 2020. So what is the amount of interest? हाउ मच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, क्या लगता है आपको? तर काही लोक आहेत ना ते ठीक आहे डेट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट ठीक आहे सर, ते मध्ये काय इंटरेस्ट ड्यू लिहिला है. अरे ऐसा नहीं. मुझे ये कहना है कि इंटरेस्ट आपको साल में 2 बार मिलेगा 6 महीने का. एक 30th सितंबर को मिलेगा और एक 31st मार्च को मिलेगा. मतलब पूरा एक साथ नहीं मिलेगा इंटरेस्ट. 30th सितंबर को इंटरेस्ट मिलेगा और 31st मार्च को इंटरेस्ट मिलेगा. सिंपल है सर. आपने इन्वेस्टमेंट 1 जुलाई को किया है. पहला इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है 1 जुलाई 2020 से लेके 30th सितंबर 2020 तक. फिर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1 अक्टूबर 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक. मतलब मेरा कैलकुलेशन कैसे होगा, इस 10 लाख के ऊपर 10% फॉर 3 मंथ्स 25,000 और इस 10 लाख के ऊपर 10% 6/12 is 50,000. Are yes or no? The total interest will be,
अरे समजलं का? या काही लोकांनी असं केलं असेल, 1 जुलै इन्व्हेस्टमेंट है, 31 मार्च ईयर एंड है, तो पूरे 9 मंथ्स का इंटरेस्ट, ऐसे भी चलेगा सर. अरे असंच केलं तुम्ही? हे जे असं नाही केलं, ऐसे किया. अच्छा, कैसे भी किया मतलब प्रपोर्शनेट बेसिस के ऊपर किया ना? अरे समझता है? सो प्रपोर्शनेट बेसिस के ऊपर आपने किया. क्लियर बेटा? ओके, इसको ही हम लोग बोलते हैं कौन सी मेथड सर? प्रपोर्शनेट मेथड. अरे समझा क्या? नेक्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम रॉयल्टीज. क्या देखो, रेवेन्यू फ्रॉम रॉयल्टीज, इट इज रिकॉग्नाइज अक्रूवल बेसिस एज पर द टर्म ऑफ एग्रीमेंट. क्लियर? रॉयल्टी क्या होता है? ये इंटरेस्ट समझ लगा? कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा, टाइम प्रपोर्शन. इफ एग्जाम में एमसीक्यू आया तो एमसीक्यू आएगा टाइम प्रोपोर्शन. एग्जाम में फुल लेंथ आया तो आपको लिखना पड़ेगा हाथ से. अरे समझ में आ रहा है? रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? ऑन अ टाइम प्रपोर्शन, प्रपोर्शनेट ऑफ टाइम. रेवेन्यू फ्रॉम रॉयल्टीज, व्हाट इज द रॉयल्टीज? पता है आपको रॉयल्टीज क्या है? रॉयल्टीज क्या है? मैंने लास्ट टाइम बोला था लगता है. नहीं आता है, तेरा ही तुम बोल देना. तो ऑप्शन ऑप्शन. रॉयल्टीज क्या होता है? पता है तो है, नहीं तो नहीं. पता है? यस और नो, उस दो ही आंसर है, यस और नो. पूछने वाला नहीं हूं मैं आपको. पता है रॉयल्टीज क्या होता है? रॉयल्टीज हमें सांगितलेलं आय थिंक सुन. देखो रॉयल्टीज क्या होता है? रॉयल्टीज का मतलब है, दो टाइप से रॉयल्टी मिलता है, एक पेटेंट थ्रू और एक कॉपीराइट थ्रू. ओके, कॉपीराइट्स कौन से होते हैं? जहां पे मुझे मल्टीपल कॉपी हम लोग करने की अथॉरिटी देते हैं, तो वहां पे कॉपीराइट्स आता है. समझा? फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि यहाँ पे एक बुक है. ओके, स्कैनर ऑफ सीएमए स्कैनर है, और यहाँ पे एक पब्लिकेशन है, इज ए सुचिता प्रकाशन. ओके, सो सुचिता प्रकाशन इज अ पब्लिशर. पर मुझे तो कोई तो ऑथर ने, यहाँ पे है देखो, यहाँ पे ऑथर है, इस ऑथर ने इस बुक को बनाया, खुद खूब मेहनत से बनाया, और फिर इस बुक को लेके इसने अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यहाँ पे कॉपीराइट रजिस्टर्ड किया, यहाँ पे लिखा है. ओके, कॉपीराइट सी लिखा हुआ रहेगा. ओके, तो वहां पे जाके इस बुक को रजिस्टर्ड किया, मतलब कॉपीराइट्स पाया. कॉपीराइट्स मिलने के बाद उसने एक ही बार बुक लिखा. अभी ये बुक वो देगा पब्लिशर को और बोलेगा पब्लिशर इसके मल्टीपल कॉपी बनाओ और स्टूडेंट को बेचो. क्योंकि मैं स्टूडेंट को पहचानता नहीं हूं, आपके टीचर्स या आपके जो कॉलेजेस है उनको बोलो कि ये मेरे बुक को रिकमेंडेड करें. ए क्लियर? आता मला सांगा, पब्लिशर को ये पता होगा क्या कि कितने बुक सेल होने वाले हैं? ऑथर को पता होता है? नहीं. सब प्रेडिक्शन बेसिस के ऊपर चलते हैं. मुझे लगता है 1 लाख कॉपी सेल होगा, मुझे लगता है 40,000 कॉपी सेल होगा. समझ में आ रहा है? ओके, तो मैं पब्लिशर के पास कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, पब्लिशर के साथ, और पब्लिशर को बोलता हूं पब्लिशर मेरे एक्सपीरियंस से एवरी ईयर 50,000 क्वांटिटी सेल होती ही होती है, उससे ज्यादा ही होती है, पर अप्रोक्सली 50,000 बुक्स तो सेल होंगे ही होंगे. और पर बुक आई वॉन्ट 50 रुपीज. कितना? रॉयल्टी. तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 50 इज हाउ मच? कितना हुआ? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 50, 25 लाख. यस और नो? तो 25 लाख मुझे प्रोडक्शन के ऊपर चाहिए. 50,000 आप प्रिंट करो, मुझे 50 रुपए पर बुक दे दो. कितने में बेचना है आप डिसाइड करो. आपको 100 रुपए में बेचना है, आपको 150 में बेचना है कि 200? मुझे 50 चाहिए. एक बुक लेकर 25 लाख मिला. नहीं समझा? और 25 लाख एक साल का नहीं सर, 25 लाख एवरी ईयर. अरे समझ में आ रहा है?
तो एवरी ईयर तू प्रिंट करेगा तो एवरी ईयर मुझे 25 लाख चाहिए एक बुक का। ऐसे कम से कम मैं 4 बुक लिखूंगा ना तो साल का करोड़ रुपीस कमाऊंगा। अरे झेपते है क्या? कुछ नहीं करके एक बार मेहनत करना है फिर रेवेन्यू को खींचना है। आर गेट माय पॉइंट? क्लियर? तो बोलतो अरे छान आहे रे, आता उद्यापासून बुक लिहायला बसतो। ओके, इट इज नॉट अ जोक, मतलब ये इतना इजी नहीं होता है। ओके, कभी कभी इसको करने के लिए उनको 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, 4, तभी जाके फाइनल प्रोडक्ट बाहर निकलता है। क्लियर? वो जाने दो, उसके अंदर नहीं जाएंगे। तो अभी रेवेन्यू कभी रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब मैं एज अ ऑथर रेवेन्यू कभी रिकॉग्नाइज करूंगा जैसे एग्रीमेंट में लिखा रहेगा। टर्म ऑफ एग्रीमेंट दिख रहा है यहाँ पे, इज रिकॉग्नाइज ऑन अक्रूवल बेसिस एज पर द टर्म ऑफ एग्रीमेंट। अरे क्लियर बेटा? सो जो एग्रीमेंट में लिखा है उसी तरीके से। एंड द लास्ट रेवेन्यू फ्रॉम डिविडेंड। ओके, डिविडेंड कभी रिकॉग्नाइज करो व्हेन कंपनी, क्या लिखा है? जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी उस टाइम मैं डिविडेंड को रिकॉग्नाइज करूंगा। रिसीव होगा तभी नहीं, जब डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करे। समझ में आ रहा है? ओके, तो इंटरेस्ट कभी रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? टाइम प्रपोर्शन। रॉयल्टी कभी एज पर द अप्रूवल ऑफ टर्म ऑफ एग्रीमेंट। समझ में आ रहा है? और डिविडेंड कभी रिकॉग्नाइज करेंगे व्हेन कंपनी डिक्लेयर द डिविडेंड। अरे समझ में आ रहा है? एंड द लास्ट पार्ट क्या? When uncertainty of collection of revenue arise subsequently after revenue recognition, it is better to make the provision of uncertainty of collection rather than adjustment in already recognized in a revenue. ते म्हणतात समजा तुम्ही रेव्हेन्यू रिकॉग्नाइज केलं और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के बाद अनसर्टेनिटी आ गई, मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि वो बंदा पेमेंट नहीं देगा, तो मेक अ प्रोविजन। म्हणून प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मतलब आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रेवेन्यू, मतलब सेल को रिकॉग्नाइज किया और फिर मैं बोल रहा हूँ कि इसके बंदे के पास से पैसा मिलने वाला है, पर अभी मुझे लग रहा है कि वो बंदा पैसा नहीं देगा, देन यू हैव टू क्रिएट द प्रोविजन। तो आपको इसलिए 2 ऑप्शन दिए, एक तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के बाद प्रोविजन क्रिएट करो, अदरवाइज जब भी आप सेल करते हो और आपको लगता है कि बंदा पैसा नहीं देगा, डोंट रिकॉर्ड एज अ रेवेन्यू, नहीं तो बैड डेब्ट्स आएगा। रिकॉर्ड करोगे उसके बाद आए तो बैड डेब्ट्स आएगा, रिकॉर्ड करने से पहले ही नहीं रिकॉर्ड करोगे तो बैड डेब्ट्स नहीं आएगा। अरे क्लियर बेटा? आता समजलं प्रोविजन ऑफ आरडीडी काय थे एज पर द एएस रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, और इस तरीके से मेरा AS 9 विल बी डन। समजतंय कुठपर्यंत होतो आपण? प्रत्येक ठिकाणी हे ऑब्जेक्टिव्ह बघितले आपण आणि 3 बघितले ना आपण, गुड्स बघितलं, सर्विस देखा और ये स्पेशल देगा, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी। गुड्स के लिए 3 कंडीशन है, और ये खत्म नहीं हुआ, रिवीजन करने दो, सिर्फ बैग पैक करते। ओके, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स के लिए 3 कंडीशन है, कौन से? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, रिस्क एंड रिवॉर्ड, कंट्रोल, अनसर्टेनिटी ऑफ पेमेंट। सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट होना चाहिए, अनसर्टेनिटी रहेगा तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करना। रेंडरिंग ऑफ सर्विस के लिए 2 मेथड है, कौन सा मेथड? कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा प्रपोर्शनेट बेसिस। इंटरेस्ट कभी कैसे रिकॉग्नाइज करना है? टाइम प्रपोर्शनेट बेसिस। रॉयल्टीज एज पर द एग्रीमेंट, टर्म्स एंड एग्रीमेंट है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट, एंड डिविडेंड व्हेन कंपनी डिक्लेयर द डिविडेंड। ओके, उसके बाद हमने देखा इसके ऊपर स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है, कौन सा? कंस्ट्रक्शन, सो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, हायर परचेज, उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट्स, एंड तीसरा कौन सा? इंश्योरेंस कंपनी। और यस और नो? ओके, उसके बाद हमने देखा, ये तो हमने पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये इंस्पेक्शन एंड ये था इंस्टॉलेशन, जब इंस्टॉल करोगे इंस्पेक्ट करो तभी रिकॉर्ड करना है। उसके बाद सेल ऑफ अप्रूवल बेसिस, बराबर ना?
जब भी कस्टमर अप्रूवल देगा उस टाइम रिकॉर्ड करना है। उसके बाद गारंटी सेल, उसके लिए एक्सपायरी ऑफ टाइम देखना है, जब टाइम खत्म होगा यू हैव टू रिकॉर्ड द रेवेन्यू। एंड नेक्स्ट विल बी वारंटी ऑफ सेल। वारंटी ऑफ सेल में इमीडिएटली सेल को रिकॉर्ड करना है, पर वारंटी के लिए प्रोविजन क्रिएट करके रखना है ना। उसके बाद कंसाइनमेंट सेल, जब थर्ड पर्सन वो कंसाइनी के पास से गुड्स खरीदेगा तभी रेवेन्यू को क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। जब गुड्स आप एक्सपोर्ट करोगे तो गुड्स डिलीवर्ड करने के लिए रेडी है तो रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू। ऐसे मत समझना कि शिप जानी चाहिए, प्लेन जाना चाहिए, ऐसे जरूरी नहीं है। शिप आपके पास गुड्स रेडी टू डिलीवर्ड है, डिलीवर करने के लिए गुड्स रेडी है, आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर दो। वो समझ में आ रहा है? ओके उसके बाद सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिकेशन, इफ सेम क्वांटिटी रहेगा तो स्ट्रेट लाइन मेथड से जाओ, मतलब जो वैल्यू आपने डिसाइड किया वो, और एवरी मंथ समझो क्वांटिटी फ्लक्चुएट हो रहा है तो जो गुड डिलीवर्ड करोगे ओके तो डिलीवर करते समय जो रेट होगा वो आपको वहां पे अप्लाई करना है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट सेल में आपको सेल के साथ इंटरेस्ट भी मिल रहा है तो इंटरेस्ट को अदर इनकम काउंट करो और सेल को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो। उसके बाद हमने देखा रेंटिंग ऑफ सर्विस में दो मेथड है, एक है कंप्लीशन और दूसरा कौन सा है, प्रपोर्शनेट। उसके बाद एडवर्टाइजिंग कमीशन देखा और इंश्योरेंस कमीशन देखा। एडवर्टाइजिंग कमीशन कभी रिकॉर्ड करना है पब्लिक के सामने ऐड आने से पहले, और इंश्योरेंस वाला कभी कमीशन रिकॉग्नाइज करेगा एक तो कमिंसमेंट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी, नहीं तो रिन्यूअल ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी। उसके बाद हमने देखा फाइनेंशियल सर्विस, एजेंट होता है बैंक का, वो कभी रिकॉग्नाइज करेगा जब लोन सैंक्शन एंड बोरोवर जब एक्सेप्ट करेगा उस वक्त। उसके बाद एडमिशन फीस जब इवेंट होगा उस वक्त। ट्यूशन फीस कभी रिकॉर्ड करेंगे प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर, और मेंबरशिप फीस भी प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर। ये सुनो, इंटरेस्ट टाइम प्रपोर्शन, रॉयल्टीज टर्म्स एंड एग्रीमेंट एंड डिविडेंड व्हेन कंपनी डिक्लेयर द डिविडेंड। समझ में आ रहा है? और जब अनसर्टेनिटी होगा क्रिएट द प्रोविजन। केस 9 इज ओवर। ओके जब बुक्स ओपन करोगे ना, मनन प्रकाशन कोई भी, नाही तुम्हाला मोठे झटके लागले, समजो आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया रहेगा तो तुम्ही बुक ओपन कराल आणि तशीच बंद कराल, फुल ऑन बाउन्सी जाणार, फुल ऑन बाउन्सी दोन्ही पण स्टैंडर्ड AS1 एंड AS9। ओके जो AS1 के लिए अब्सेंट थे प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए, AS1 कंप्लीट करना, और जो AS9 के से फर्स्ट हाफ में अब्सेंट थे तो AS9 को कंप्लीट करना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं दूसरा AS के साथ आऊंगा, AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंटरी वैल्यूएशन। क्लियर? सो ऑन दैट नोट मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। चलो बाय बाय।